तो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बेची चल रही होगी। पिछले क्लास में हम लोग मोशंस ऑफ द अर्थ पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको रोटेशन के बारे में बताया था। तो आज हम लोग रिवॉल्यूशन पढ़ना, उसका दूसरा पार्ट आज हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो अर्थ है इसमें मोशन जो होता है वो दो प्रकार का मोशन पाया जाता है, मतलब दो प्रकार की गतियां पाई जाती है अर्थ में। एक जिसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं, यानी कि घूर्णन। घूर्णन मतलब क्या होता है, जैसे कि अर्थ जब अपने ही एक्सिस पर ऐसे से घूमता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं रोटेशन। और एक होता है अर्थ सूरज के चारों ओर चक्कर काटता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में रोटेशन को घूर्णन बोला जाता है और रिवॉल्यूशन को परिक्रमण बोला जाता है। जैसे मैं अपनी जगह पे ऐसे से गोल गोल घूम रहा हूं तो इसको रोटेशन बोला जाएगा, और मैं किसी के चारों ओर चक्कर लगाऊंगा तो उसको क्या बोला जाएगा, रिवॉल्यूशन बोला जाएगा। क्लियर है चीज? तो इस पर हम लोग बहुत डिटेल में बात किए थे। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं किया जाके कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह भी मैंने वहाँ पे बताया, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया है, वहाँ से सवाल बनता है आपके एग्जाम में। और उसमें मैंने आपको बताया था कि दिन रात है ना क्यों होता है, दिन रात के पीछे का कारण क्या है वो मैंने आपको बताया था। इसके अलावा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। और आज रेवोल्यूशन के बारे में, रोटेशन रेवोल्यूशन का क्या टाइम होता है वो सब भी हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज मुझे ये बताना था कि रेवोल्यूशन से क्या इफेक्ट होता है ना, उससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए समझते हैं रिवॉल्यूशन से क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए ओके, तो अब हम लोग देखने वाले हैं रिवॉल्यूशन से क्या प्रभाव पड़ता है। तो रिवॉल्यूशन देखिए, रिवॉल्यूशन से सीजन में चेंजिंग आता है। जो सीजन में चेंजेस आप देखते हैं वो उसके पीछे का कारण क्या है, रिवॉल्यूशन। अब दो चीज याद रखिएगा, दिन और रात जो बदलता है वो रोटेशन के कारण होता है। मैं फिर से उसको नहीं दोहराऊंगा, आप पिछले क्लास में देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। वो कॉन्सेप्ट फिर से मैं नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, बस यहाँ पे ये बता रहा हूं कि दिन और रात क्या होता है, रोटेशन की वजह से होता है। लेकिन जब एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि ऋतु परिवर्तन, सीजन में परिवर्तन जो होता है, सीजन में चेंजेस जो आता है वो किसकी वजह से होता है, तो आप बताइए वो रिवॉल्यूशन की वजह से होता है। बात समझ पा रहे हैं? कैसे होता है वो आज हम लोग समझेंगे। तो आप एक बात समझिएगा, रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, ये सीजन में सीजन्स जो चेंजेस होता है वो आपको देखने को मिलेगा, है ना। देखते कभी गर्मी का समय आता है, ग्रीष्म ऋतु, है ना, तो ठंडा का समय आ जाता है, विंटर सीजन आता है। तो आप देखिए ये सीजन क्यों आता है, गर्मी क्यों आता है, ठंडा क्यों आता है ना, स्प्रिंग सीजन आता है, ऑटम आता है, क्यों आता है, इसके पीछे का वजह क्या होता है, तो इसके पीछे का वजह आप टिक कर दीजिएगा, रिवॉल्यूशन। ये तो हो गया फैक्ट, ये तो हो गया फैक्ट। अब कारण क्या है ना, क्यों आएगा, कैसे आता है, उसको हम लोग चलिए समझते हैं। चलिए देखिए, आपको पता है कि जो अर्थ है, जो अर्थ है, जैसे मान लेते हैं ये अर्थ है, ठीक है, इसके बीचों बीच एक रेखा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0 डिग्री, एक रेखा खींच देते हैं हम लोग 23.5 डिग्री, एक रेखा साउथ में खींच देते हैं, इसको भी बोलते हैं 23.5 डिग्री। ठीक है, क्लियर? देखिए ये तीनों रेखा का कुछ नाम है। इसका नाम है इक्वेटर, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताने वाला हूँ, तो जिनको ये समझ नहीं आता बहुत आसानी से समझ में आएगा। बहुत ही आसान लैंग्वेज में इस वीडियो के बाद अगर आप अच्छे से समझ लिए, अच्छे से देख लिए, मतलब ध्यान यहाँ पे रखते हुए, पता चला ध्यान कहीं और है, सोच रहे कुछ और वीडियो देख रहे, तो समझ में नहीं आएगा। अगर ध्यान रखिएगा यहाँ पे, मुझे नहीं लगता है फिर दोबारा आपको कोई भी वीडियो सुनने का जरूरत है या कहीं भी कुछ पढ़ने का जरूरत पड़ेगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं क्या, कर्क रेखा। इसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, या भूमध्य रेखा भी बोला जाता है इसको, इक्वेटर को। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको बोला जाता है मकर रेखा, हिंदी में क्या बोलते हैं, मकर रेखा। क्लियर है? अर्थ के जो बीचों बीच जो मैंने लाइन खींचा है ये हो गया क्या, 0 डिग्री। अब इसके ऊपर वाला क्षेत्र, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। क्या होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध, है ना, ये क्या, उत्तरी गोलार्ध। और इक्वेटर के नीचे वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर या फिर दक्षिणी गोलार्ध। यहां तक क्लियर है? इसको दक्षिणी गोलार्ध, साउदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। उत्तर दक्षिण, यहां तक समझ में आ गया। अब आपको ये चीज समझना है, ये जो लाइन मैंने खींचा है ना, ये लाइन के पीछे का कारण क्या है, ये लाइन क्या है,
क्या अर्थ में सच में ऐसा कोई रेखा खींचा हुआ है? नहीं, एक काल्पनिक रेखा है ना। ये जो रेखा मैंने खींची एक काल्पनिक रेखा, ये दरअसल सूर्य का रोशनी। आपको पता है कि अर्थ जो है टिल्टेड है, थोड़ा झुका हुआ है ना। अर्थ का जो ये नेचुरल लाइन अगर यहाँ होना चाहिए एक्सिस, इस हिसाब से देखा जाए तो 23.5 डिग्री क्या है? झुका हुआ है ना। जो वर्टिकल लाइन से 23.5 डिग्री क्या है? झुका हुआ। तो अर्थ टिल्टेड होने की वजह से क्या होता है, जब अर्थ सूरज का चारों ओर चक्कर लगाता है, ऐसे घूमता है जब सूरज के चारों ओर, तो होता यह है कि सूरज का जो रोशनी होता है, मतलब डायरेक्ट जो रोशनी जो सूरज का पड़ता है, वो अर्थ के हर क्षेत्र पे नहीं पड़ पाता है। अर्थ के झुके होने की वजह से ऐसा नहीं होता है। तो सूरज का रोशनी, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग सन बना लेते हैं, ये सन है, तो सन का जो रोशनी है, सूरज का जो रोशनी पड़ता है अर्थ पे, वो मैक्सिमम यही तक पड़ पाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। मतलब डायरेक्ट परपेंडिकुलर, डायरेक्ट रोशनी जो पड़ता है वो उत्तर में अधिकतम कहा, ये 23.5 डिग्री तक ही पड़ता है। इसलिए हमने एक यहाँ पे रेखा खींच दिया कि इसके ऊपर सूरज का रोशनी डायरेक्ट नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि इसके ऊपर रोशनी आता नहीं है, आता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं पड़ता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्ट रोशनी नहीं पड़ता। ऐसे समझिएगा, जैसे ये यहाँ पे टॉर्च मैंने जलाया, अब टॉर्च अगर मैंने जलाया तो यहाँ पे टॉर्च का रोशनी डायरेक्ट पड़ा। अब जब टॉर्च का रोशनी पड़ेगा, कोई चीज़ ग्लोब है, जब टॉर्च का रोशनी पड़ेगा तो कुछ रोशनी इधर भी जाएगा, कुछ इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, चारों तरफ रोशनी फैलेगा। लेकिन चूंकि रोशनी इस जगह पे पड़ रहा है तो हम कहेंगे कि टॉर्च का रोशनी यहाँ पे परपेंडिकुलर हो रहा है, यहाँ पे लंबवत हो रहा है। उसी प्रकार सूर्य का जो रोशनी है हमारे अर्थ पर डायरेक्ट परपेंडिकुलर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री तक ही होता है। सेम उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में, साउदर्न हेमिस्फीयर में सूर्य का रोशनी जो डायरेक्ट परपेंडिकुलर होता है वो 23.5 डिग्री साउथ में होता है। बात समझ पा रहे? यहाँ पे नॉर्थ पोल हम लोग मान के चलिए, ये पोल है, ये साउथ पोल है, मतलब ये 90 डिग्री और इधर का भी है 90 डिग्री, मतलब 0 डिग्री बीच में, 1 2 3 4 करते करते कितना 90, और फिर इधर 1 2 3 4 करते करते कितना 90 डिग्री। बात समझ पा रहे? इस ऊपर का 90 डिग्री, नीचे का 90 डिग्री में सिर्फ 23.5 डिग्री तक ही सूर्य का रोशनी पड़ता है डायरेक्ट। इसका मतलब सालों भर सूरज का रोशनी यहीं पे क्या होता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है। बात समझ पा रहे हैं? मतलब सूरज का रोशनी ना इससे ऊपर डायरेक्ट जाता है और ना इसके नीचे डायरेक्ट जाता है। बात समझ पा रहे हैं? ये सूर्य का एरिया है। क्लियर? तो एक तरह से हीट जोन हो गया ना ये, जहां पे सूर्य का रोशनी पड़ रहा है। अब देखिए होता क्या है, चूंकि अर्थ जो है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो जब सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है तो जो सूर्य का जो डायरेक्ट परपेंडिकुलर जो रोशनी है जो डायरेक्ट पड़ता है वो एक जगह मतलब रुका नहीं रहता। चूंकि अर्थ घूम रहा है तो उसके साथ साथ ये भी क्या होता है, ऊपर नीचे शिफ्ट करता है। तो सूर्य का रोशनी ऊपर नीचे क्या होता है, शिफ्ट होता है। क्लियर है चीज, है ना? इसी की वजह से क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन आता है। इसी की वजह से ऋतु में परिवर्तन आता है। जैसे समझिएगा, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम एक ये नाम मिटा के आपको रफ समझाता हूं मैं कैसे ऋतु परिवर्तन होता है, सीजन में चेंजेस कैसे आता है। तो सीजन चेंज कैसे होता है समझिएगा। ठीक, ये अर्थ हो गया, ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री। अब देखिए क्या होता है, मार्च के महीने में, मार्च से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। मार्च के महीने में सनलाइट जो है, सूर्य का जो रोशनी पड़ता है डायरेक्ट परपेंडिकुलर होता है कहां पे, 0 डिग्री पे। क्लियर? अब ये आपसे पूछते हैं एग्जाम में, इक्वेटर पे कब होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे परपेंडिकुलर कब होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे कब होता है। ये याद करना थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत लोगों के लिए। मैं बहुत इजी लैंग्वेज में इसको आपको समझा देता हूं। देखिए, मार्च में जब परपेंडिकुलर हुआ, अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, मैं एक फॉर्मूला निकालता हूं इसमें, आप एक ध्यान रखिएगा, 8 डिग्री इक्वल टू 1 मंथ। ठीक है, 8 डिग्री, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 1 मंथ इक्वल टू 8 डिग्री, कुछ भी बोलिए आप। ठीक है, मतलब एक महीना जब पार होगा तो सूर्य का रोशनी जो होगा वो 8 डिग्री क्या होगा, शिफ्ट होगा, लगभग 8 डिग्री। तो हम लोग 8 डिग्री मान के चलते हैं। ठीक है, लगभग 8 डिग्री होता है, 8 डिग्री हम लोग मान के चलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब 0 डिग्री पे सूर्य का रोशनी यहां पे पड़ेगा, तो आप बताइएगा इस जगह पे जो भी देश होगा, इस जगह पे जो भी देश होगा वहां पे गर्मी होगा कि ठंडा होगा। तो आपको पता है गर्मी होगा, क्योंकि सूरज का रोशनी जब डायरेक्ट किसी क्षेत्र में पड़ रहा है तो वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा ना।
वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हीट ज़्यादा होगा, यानी कि गर्मी का मौसम रहेगा। बात समझ पा रहे? अब चूंकि मैंने बताया 1 मंथ इक्वल टू 8 डिग्री क्या है कि 1 महीना बाद सूर्य का रोशनी 8 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 0 डिग्री यहाँ है, इसको 8 डिग्री हम लोग मान के चलते हैं। मार्च के बाद क्या होता है? अप्रैल। तो अप्रैल महीना जो है वो लगभग 8 डिग्री के आसपास सूर्य का रोशनी रहेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। उसी प्रकार फिर 8 इसमें जोड़ दीजिए, 1 महीना, समझ पा रहे है ना? तो 8 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 16 डिग्री। फिर 1 महीना बढ़ा दीजिए, 16 डिग्री में मतलब अप्रैल के बाद क्या आता है? मई। इसका मतलब मई महीना में सूर्य का रोशनी कहां पे रहेगा? 16 डिग्री में रहेगा। कहां पे रहेगा? 16 डिग्री में। इसका मतलब, और फिर 8 जोड़िए 16 में, कितना हो जाता है? 24। तो 24 तक तो नहीं जाता, 23.5 तक, इसलिए मैंने बोला लमसम, है ना, आसपास मान के चलिए। तो 24 डिग्री यानी कि 23.5 डिग्री में मई के बाद क्या आता है? जून। तो आप पढ़ते होंगे कि 21 जून, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे परपेंडिकुलर होता है। एक आध डेट ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, तो जून के महीने में सनलाइट जो डायरेक्ट परपेंडिकुलर कहाँ पे होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मार्च के महीने में यहाँ पे होता है। देखिए मैं पूरा पृथ्वी का यात्रा करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। इस प्रकार से याद रखिएगा तो आपको कयामत तक याद रहेगा, इस प्रकार से कयामत तक याद रहेगा, फिर आप भूलोगे नहीं। अब देखिए, चूंकि मैंने आपको बताया था क्या, यहाँ पे जो सूर्य का रोशनी है ये सालों भर इसी के बीच में घूमते रहता है। ट्रॉपिक का मतलब ही होता है मुड़ना, यहां से सनलाइट मुड़ जाता है। तो ट्रॉपिक का यहां से मुड़ के नीचे चले, इसका मतलब जून के बाद जो जुलाई महीना आएगा, क्या ये इसके ऊपर चला जाएगा? 30-35 डिग्री पे चला जाएगा? सनलाइट डायरेक्ट परपेंडिकुलर होगा? नहीं ना, क्योंकि मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि सनलाइट डायरेक्ट परपेंडिकुलर कहां तक होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक ही होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसका मतलब यहां से सनलाइट मुड़ जाएगा। इसका मतलब फिर से ये 16 डिग्री पे आ जाएगा, फिर से ये 16 डिग्री पे आ जाएगा। कौन महीना में? जुलाई महीना, क्योंकि ऊपर नहीं जाएगा ना। और फिर से अगस्त महीना में ये 8 डिग्री पे आ जाएगा, और फिर से ये सितंबर महीना में 0 डिग्री पे आ जाएगा। देखिए इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं? मार्च में भी सूरज का रोशनी 0 डिग्री पे पड़ रहा है, और सितंबर मंथ में भी 0 डिग्री पे पड़ रहा है। क्लियर है? बात समझ पा रहे हैं? अब क्या होगा? सितंबर के बाद साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? सनलाइट शिफ्ट होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 8 डिग्री जो है, यह 16 डिग्री है, और ये तो 23.5 डिग्री है। सितंबर अक्टूबर में साउदर्न हेमिस्फीयर में 8 डिग्री में रहेगा, 16 डिग्री में नवंबर में रहेगा, और फिर देखिए दिसंबर महीना में आ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। फिर दिसंबर के बाद जनवरी में इसके नीचे तो जाएगा नहीं सनलाइट, तो फिर इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे कितना डिग्री हो गया? 16 डिग्री। ये हो जाएगा कब? जनवरी महीना में। 8 डिग्री कब हो जाएगा? फरवरी में। तो अभी फरवरी चल रहा है ना, तो अभी सनलाइट लगभग यहां पे होगा, डायरेक्ट परपेंडिकुलर। नेक्स्ट मंथ में मार्च में आ जाएगा, फिर कहां पे? फिर देखिए फरवरी, फिर 0 डिग्री पे। तो अब देखिए 12 महीना मैंने घुमा दिया, सनलाइट ऐसे ही घूमते रहता है। अब इसी से होता क्या है? ऋतु परिवर्तन। जैसे अब समझिएगा, अब हम लोग अपने देश की बात करें। जैसे भारत जो है ये यहाँ है। इंडिया आप पढ़ते होंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता, 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता, मतलब लगभग 8 डिग्री से भारत शुरू हो रहा है। इंडिया का जो मेन लैंड है वो कहाँ से? देखिए ये वाला, ये 8 डिग्री यहाँ हम लोग मान के चलते, ये वाला, ठीक है। तो ये 8 डिग्री के आसपास 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो रहा है इंडिया। बात समझ पा रहे? अब बताइए, सनलाइट जब मार्च के बाद, आप क्या देखते हैं? मार्च के बाद जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ सनलाइट शिफ्ट होता है, तो वहां पे क्या होता है? ठंडा बढ़ता है कि गर्मी बढ़ता है? हमारे यहाँ गर्मी बढ़ता है। मार्च के बाद हमारे यहाँ गर्मी बढ़ता है, क्योंकि इंडिया इस क्षेत्र में, तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, देख रहे, मई आते आते सनलाइट एकदम यहाँ पे आ जाएगा, जून होते होते यहाँ पे आ जाएगा, मतलब पूरा इंडिया में अब क्या हो जाएगा? गर्मी हो जाएगा, जबरदस्त गर्मी होगा, हाई टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जुलाई अगस्त में इसी क्षेत्र में रहता है, तो उमस भरा मौसम रहता है। सितंबर में फिर से परपेंडिकुलर हो जाता है 0 डिग्री पे। इसलिए आप देखिएगा सितंबर के बाद चूंकि सनलाइट साउदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट हो जाता है, तो अब सितंबर के बाद हमारे यहाँ क्या आएगा? ठंडा आना शुरू हो जाएगा। क्या आना शुरू हो जाएगा? ठंडा आना शुरू हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो मार्च के बाद सनलाइट चूंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट होता है, तो ये क्या होता है? ये हमारे यहाँ गर्मी लाता है, और सितंबर के बाद हमारे यहाँ क्या होता है? ठंडा लाता है। इसलिए याद रखिएगा, जून का महीना जो 21 जून होता है, जब परपेंडिकुलर होता है सनलाइट यहाँ पे, तो 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है हमारे लिए। 21 जून जो है वो भारत में क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है, या इस यहाँ पे जो भी आसपास की कंट्री है उस जगह पे सबसे बड़ा दिन होता है। और
छोटी रात होती है। जबकि दिसंबर महीना जो होता है 22 दिसंबर को परपेंडिकुलर हो रहा है, तो कितना होता है 22 दिसंबर को क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा और सबसे लंबी रात होगी। इतनी लंबी रात होगी कि कटेगी नहीं। क्लियर है? एक मिनट रुकिएगा। चलिए, हाँ, तो क्लियर है जी। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, दिसंबर महीना क्या होगा, सबसे लंबी रात होगी और दिन क्या होगा, छोटा होगा। तो याद रखिएगा, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर परपेंडिकुलर होगा सनलाइट, उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है हमारे लिए और सबसे छोटी रात होती है। जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर परपेंडिकुलर होगा, उस दिन क्या होगा, सबसे बड़ा रात होगा और दिन क्या होगा, छोटा होगा। देखिए शाम बहुत जल्दी हो जाएगा, 5 बजते बजते अंधेरा हो जाएगा। और इस समय देखिएगा जून में क्या होगा, अंधेरा होने में 6:30, पौने 7 बजे तक क्या होता है, अंधेरा होता है। काफी लेट होगा अंधेरा होने में, और यहाँ पे बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। क्लियर है? और मार्च और सितंबर में जब ये परपेंडिकुलर, जैसे मान लीजिए 21 मार्च को हो रहा परपेंडिकुलर या 22-23 सितंबर को हो रहा परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दिन और रात बराबर होता है। मतलब 12-12 घंटा का दिन और रात होगा, है ना, दिन और रात बराबर होता है मार्च। ये चीज पूछता है। ठीक है? क्लियर है? इसलिए जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सनलाइट परपेंडिकुलर होता है, इसको समर सॉल्स्टिस बोला जाता है। और जबकि जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर परपेंडिकुलर होता है, इसको विंटर सॉल्स्टिस बोला जाता है। बात समझ पा रहे हैं? हिंदी में इसको कर्क संक्रांति बोलते हैं 21 जून को, और जब 22 दिसंबर को पड़ेगा तो इसको मकर संक्रांति बोलते हैं। वो मकर संक्रांति से मत जोड़िएगा जो आप मनाते 14 या 15 जनवरी को। ठीक है? और जब यहां पे पड़ता है, जब सनलाइट डायरेक्ट परपेंडिकुलर इक्वेटर पे होता है, तो इसको इक्विनॉक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इक्विनॉक्स बोला जाता है। और जब मार्च के महीने में सनलाइट पड़ता है परपेंडिकुलर, इसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोला जाता है। और जब सितंबर महीने में पड़ता है, इसको ऑटम इक्विनॉक्स बोला जाता है। ये सब आप शब्दावली लिख लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछता है। क्लियर है चीज? तो ये मैंने आपको यात्रा करवाया, आप समझ में आ रहा है? अब देखिए, जिस समय मई जून का समय हमारे यहाँ गर्मी रहेगा, सेम उसी टाइम जो देश, जो कंट्री साउदर्न हेमिस्फीयर पे 23.5 डिग्री पे होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास होगा, क्या वहां पे भी गर्मी रहेगा? नहीं, वहां पे ठंडा रहेगा। और जिस वक्त दिसंबर के महीने में हमारे यहाँ ठंडा रहता है ना, दिसंबर जनवरी बहुत ठंडा रहता है, लेकिन उसी वक्त इस जगह पे जो कंट्री है वहां पे ठंडा रहेगा? नहीं, वहां पे भीषण गर्मी रहेगा। बात समझ पा रहे हैं? वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी रहेगा। क्लियर है? तो इसलिए ऋतु परिवर्तन, तो अब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सीजन में बदलाव क्यों आता है, ऋतु परिवर्तन क्यों होता है, तो आप बता दीजिएगा रिवॉल्यूशन की वजह से। क्लियर है? तो ये रोटेशन और रिवॉल्यूशन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में आप जरूर सवाल करिएगा, है ना। सवाल पूछना आपका अधिकार है, जवाब देना मेरा कर्तव्य है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।